नमः शिवाय। मैं डॉक्टर नलिनी मढ़रिया, आशीर्वाद हॉस्पिटल इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी डंगनिया रायपुर से बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ और इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है लोगों को। हर दंपत्ति की एक चाहत होती है कि उनके गोद में एक सुंदर प्यारा नन्हा मुन्ना बच्चा हो, बच्ची हो, एक उनकी गोद में, उनके घर में एक किलकारी गूंजे। लेकिन समय रहते अगर उनके गोद में एक बच्चा नहीं आता है तो वे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आपको इन सब बातों से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है समय रहते स्टेप लेने की। हम ये जानेंगे कि संतानहीनता का कारण क्या होता है। संतानहीनता का कारण हो सकता है पुरुष में भी हो सकता है, महिला में भी हो सकता है और दोनों में हो सकता है। मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, फीमेल इनफर्टिलिटी हो सकती है और कपल में दोनों में भी हो सकती है। इसलिए जब भी हम चाहते हैं कि आप इनफर्टिलिटी के कंसल्टेशन के लिए आए तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट पहली विजिट में हस्बैंड वाइफ दोनों हमसे आकर मिलें। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर इनफर्टिलिटी के कारण क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फ़ीमेल में क्या क्या कारण हो सकते हैं। मुख्य रूप से हम देखते हैं कि फ़ीमेल में 3-4 कारण मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि हम ले लें कि ओवुलेशन फैक्टर है ना। बहुत बार देखने को मिलता है कि समय रहते जो प्रॉपर एक साइकिल होता है कि जैसे हम एक रेगुलर साइकिल में हम ले लें कि 12वें से 16वें दिन के बीच में एक जो ओवुलेशन होता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है और नेचुरल कंसेप्शन होकर प्रेगनेंसी होती है। तो बहुत सारी महिलाओं में ये जो नेचुरल साइकिल में जो ओवुलेशन होता है वो समय पे ओवुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण से उनमें माहवारी की भी अनियमितता होती है, इरेगुलर मेंसेस होते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो सिम्टम्स आते हैं, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, ओबेसिटी होती है, वेट गेन होने लगता है, हिर्सुटिज्म होता है, अबनॉर्मल हेयर्स आने लगते हैं। तो ये सब मुख्य रूप से कारण होते हैं और ये ज़्यादा करके देखने को आता है एक जिसे हम प्रॉब्लम कहते हैं पीसीओडी में। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, लेकिन मुख्य रूप से एक ओवुलेशन फैक्टर ये होता है। दूसरा हम देखते हैं कि ट्यूब्स के में जो कारण होते हैं। बहुत बार देखा गया है कि जो ट्यूब्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स जिनको हम कहते हैं, उसमें कहीं पे ब्लॉकेज है या इन्फेक्शन है। फैलोपियन ट्यूब्स में अगर दोनों ट्यूब में ब्लॉक है तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी होने के लिए कम से कम एक ट्यूब का खुला होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट हमारे पास HSG करा के आते हैं और कहते हैं कि मैडम ट्यूब तो खुला हुआ है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि ट्यूब खुले होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि ट्यूब तो आपका खुला हुआ है लेकिन ट्यूब आपका फंक्शनिंग नहीं है। ट्यूब के जिसको कि हम पेरिट्यूबल एडिशंस कहते हैं, जैसे कि पेरिटोनियल एडिशंस होते हैं, जिसके कारण ट्यूब तो खुला हुआ रहता है लेकिन जो अंडे कैप्चर करने की उसकी जो कैपेसिटी है, अंडे बन भी रहे हैं तो भी उसको ट्यूब कैप्चर नहीं कर पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है जिससे कि हम लैप्रोस्कोपी के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी के लिए हम डिटेल में बात करेंगे, उसके लिए एक और वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी, उससे आप ज़रूर देखिएगा कि लैप्रोस्कोपी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में और उससे आप किस तरह से गर्भधारण करने में आपको सहायता मिल सकती है। तीसरा हम देखते हैं कि यूट्रस में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। यूट्रस में बहुत बार देखा गया है कि फाइब्रॉइड्स के कारण से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। हर फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे सिचुएशंस में फाइब्रॉइड जो है वो प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम करते हैं और फाइब्रॉइड्स के कारण कई बार रिकरेंट अबॉर्शन के चांसेस भी रहते हैं। खास करके वो फाइब्रॉइड जो कि कैविटी के अंदर है, जिसे कि हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं, या जैसे पॉलिप होता है ना। तो ये जो है प्रेगनेंसी होने नहीं देता है या प्रेगनेंसी होती भी है तो बार बार मिसकैरेज होता है। तो इसके लिए भी हमारे पास में उपाय है, उसके उपाय के लिए भी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बेसिक कारणों के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत बार होते हैं सर्वाइकल फैक्टर भी रहते हैं, जैसे सर्वाइकल म्यूकस इनकॉम्पिटेंस रहता है, सर्विक्स में या वजाइना में इन्फेक्शन है, जिसके कारण भी स्पर्म और oocytes जो है वो मिल नहीं पाते हैं और कंसेप्शन नहीं हो पाता है। तो ये 5-6 मुख्यतः कारण होते हैं जो कि फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मेल फैक्टर की।
मेल फैक्टर में मुख्यतया जो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं वो सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसे हम कहते हैं सीमेन एनालिसिस, जिसमें कि हम हस्बैंड का सीमेन लेके उसका एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि उसमें स्पर्म काउंट प्रॉपर है कि नहीं है, अप टू द मार्क है कि नहीं है। और काउंट से साथ साथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसकी वाइटलिटी इम्पॉर्टेंट होती है, उसकी मोटिलिटी इम्पॉर्टेंट होती है, उसकी फंक्शनिंग कैपेसिटी इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम पूछते हैं कि सीमेन का रिपोर्ट क्या है, तो बोलते हैं कि नॉर्मल है। एक नॉर्मल रिपोर्ट कहने का मतलब उससे पूरी तरह से हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। नॉर्मल तो हम 60% को भी कहते हैं, 45% को भी कहते हैं और 90% काउंट को भी कहते हैं, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है कि नहीं, उसकी मोटिलिटी नॉर्मल है कि नहीं। तो इसके लिए एक प्रॉपर डिटेल सीमेन एनालिसिस जो है वो एक इनफर्टिलिटी सेंटर में अच्छे से होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये सीमेन एडिक्वेट है फर्टिलाइजेशन के लिए। और सीमेन के अलावा कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखा जाता है मेल में, जिसके लिए भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। और कई बार हमें अल्ट्रासोनोग्राफी की भी ज़रूरत होती है मेल के लिए भी। तो ये सब इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल मिलते हैं, उसके बाद भी पेशेंट को लगता है कि सब कुछ तो नॉर्मल है, फिर भी क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। उसे हम लेते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में। बेसिकली ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी नहीं होती है, इसे हम कहते हैं अनएक्सप्लोर्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कि कहीं ना कहीं कुछ कारण होता है जो कि इन्वेस्टिगेशंस में या तो पकड़ में नहीं आता है या तो डायग्नोस नहीं हुआ रहता है। तो उसके बाद अगर इन सब कारणों से डायग्नोस नहीं हुआ है या उसका निदान नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद हम आगे और फर्दर स्टेप होता है जिसे कि हम लैप्रोहिस्टोस्कोपी के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लैप्रोहिस्टोस्कोपी के बारे में हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो बेसिक कारण हो गए हैं जो कि हम जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी कपल हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है काउंसलिंग के लिए, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनको प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या निदान हम उनका कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरी है कि आप समय रहते स्टेप लें। कहीं भी आपका कोई भी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं तो आप सारे रिपोर्ट्स के साथ में मिलिए, ताकि हम आपकी समय रहते सहायता कर सकें और आपको माँ बाप बनने की एक खुशी दे सकें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। आपके कोई भी सुझाव हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपसे फिर नए सुझावों के साथ, नई क्वेरी के साथ आगे मिलते रहें। धन्यवाद।